देखो, ये पार्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, जो हम लोगों के नेट के सिलेबस में यूनिट 3 में है। ठीक है। इसमें सबसे हम्म। पहले पढ़ना जरूरी है कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। इंटरनेशनल लॉ को हम लोग लॉ ऑफ नेशन भी कहते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं, और जस्ट जेंटियम भी कहते हैं। यहाँ पर जो इंटर वर्ड है, वो इंटरनेशनल मतलब वो हम लोग बाहर जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरा कंट्री, मतलब नेशन टू नेशन। और इंट्रा वर्ड का मतलब होता है विद इन द नेशन। तो इसलिए इसे इंटर कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लॉ को पढ़ रहे हैं। तो इससे इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ को किसने निकाला था, ये वाला मतलब इंटरनेशनल लॉ बोलकर एक चीज है, उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? बेंथम ने। तो ये हम लोगों को याद रखना है, बेंथम ने किया था। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ को लेकर आए थे। तो इज देयर, एक क्वेश्चन आता है कि इज देयर वाज इंटरनेशनल लॉ इन एंशियंट टाइम, क्या पुराने जमाने में भी, मतलब अगर ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, तो क्या कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी था इंटरनेशनल लॉ को लेकर? हाँ, इंटरनेशनल लॉ को लेकर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी था, जो एंशियंट टाइम में था। कैसे? एंशियंट टाइम में क्या था? तो इंडिया, रोम, ग्रीस सिविलाइजेशन, तीन सिविलाइजेशन वेयर वेल डेवलप्ड एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज आर वेरी गुड। तीन जगह पे इंटरनेशनल लॉ हमेशा से एप्लीकेबल था। इंडिया में, रोम में और ग्रीस में, ये तीन कंट्री में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आपस में। तो क्या देखो, इंटरनेशनल लॉ बेसिकली कोई लॉ नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट चल रहा है कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। तो इसके ऊपर ये है कि इसे लॉ, इसके फेवर में भी कहा गया है कि ये लॉ है, और कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया है कि ये कोई लॉ नहीं है। इसके ऊपर फर्दर पढ़ेंगे। तो इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या हुआ था? लीग ऑफ नेशन आया था 1920 में, मतलब सबसे पहले एक्चुअली लीग ऑफ नेशन आया था, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके बाद यूएन एजेंसी ने इसे प्रॉपरली डाला था। यूएन एजेंसी क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, 1865 में आया था। ये वाला सक्सेसफुल हुआ था। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में आया था। ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही यूएन एजेंसीज है, याद रहे। अगर पूछता है चार नाम देकर कौन सा इसमें से यूएन एजेंसीज है या कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोग नाम याद रखेंगे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ईयर अपना अपना है, याद रखना है। तो लीग ऑफ नेशन जब आया था, तो ये मतलब इंटरनेशनल लॉ के साथ इन लोगों ने कोलैबोरेशन किया था, इमरजेंस किया था, अपने आप को मर्ज किया था। तो लीग ऑफ नेशन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इन दोनों का कोलैबोरेशन इमरजेंस सक्सेसफुल हुआ था। क्या मैम हुआ? लीग ऑफ। इसके बाद है कि नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेचर, जिससे एमसीक्यू कवर होगा। इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। म्यूनिसिपल लॉ क्या है? अपना खुद का लॉ। और इंटरनेशनल लॉ है जो हम लोगों को दूसरे कंट्री के साथ भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे अपना इंडियन लॉ को हम लोग म्यूनिसिपल लॉ कहते हैं, पर हमारे पास जो ऐसा लॉ है जो बाहर के देश के लिए हमें एप्लीकेबल रखना है, दैट इज इंटरनेशनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ था, इज इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ? तो इसे कंपेयर किया गया म्यूनिसिपल लॉ से, मतलब अपने खुद के जो रियल लॉ है हम लोगों का, उससे कंपेयर किया गया। तो इंटरनेशनल लॉ इज फॉर होल वर्ल्ड, पर म्यूनिसिपल लॉ इज फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। लाइक इंडिया हैज इट्स ओन लॉ, इट इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ, बट बोथ वर्क सेपरेटली एंड डिफरेंट। मतलब अगर हम लोग खुद का लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें इंटरनेशनल लॉ को पढ़ने का जरूरत नहीं है। और जब इंटरनेशनल लॉ को पढ़ते हैं, तो उसमें किसी कंट्री के पर्टिकुलर लॉ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों एकदम सेपरेटली हम लोग पढ़ते हैं, दोनों क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, म्यूनिसिपल लॉ सेंट्रलाइज्ड है। हम वही पढ़ा रहे हैं जो नेट में ज्यादातर पूछ सकता है। तो म्यूनिसिपल लॉ सेंट्रलाइज्ड है। क्यों सेंट्रलाइज्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा सिर्फ इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ इंडिया में ही। मतलब अगर एक ही कंट्रोल पॉइंट होता है, उसे सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। और अगर उसका कंट्रोल अलग अलग जगह पे होता है, तो उसे डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ एक पर्टिकुलर कंट्री कंट्रोल नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं बना रहा है, इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं।
और सब कंट्री का अपना म्यूनिसिपल लॉ सेंट्रलाइज्ड होता है। इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ कहलाता है। वीक इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारा एसेंस, बहुत सारा फीचर्स मिसिंग है जो एक लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या क्या सारा चीज मिसिंग है? वेदर इंटरनेशनल लॉ इज लॉ इन रियलिटी, क्या ये रियल में लॉ कह सकते हैं? जो जिन्होंने कहा है नहीं, इसे लॉ नहीं कह सकते हैं, उन्होंने रीजन क्या दिया है? देयर इज नो सुपीरियर अथॉरिटी। मतलब अगर हम कोई इंटरनेशनल लॉ को तोड़ते हैं तो मतलब इसका कोई हेड नहीं है। जैसे अगर हम लोग अपना म्यूनिसिपल लॉ को ब्रेक करते हैं तो हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहीं पर भी हमें जाना पड़ सकता है, पनिशमेंट है, प्रॉपर पेनल्टी है। बट इंटरनेशनल लॉ में एज सच वैसा कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है। फिर अपना म्यूनिसिपल लॉ में लेजिस्लेचर है, हर चीज के लिए पनिशमेंट है। बट इंटरनेशनल लॉ में कोई लेजिस्लेचर नहीं है, किसी भी चीज के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है। मतलब जैसे अपना अगर इंटरनेशनल सीजे के पास, चीफ ऑफ जस्टिस के पास भी उतना एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है कि उसने कह दिया तो यही माना जाएगा। इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिबेट होते हैं। लैक ऑफ जुडिशियरी है, मतलब उस हिसाब से हायर टू लोअर या लोअर टू हायर कोई हिरार्की बोलकर मेंटेन नहीं होता है इंटरनेशनल लॉ में। ये सारा इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक लॉ को लॉ बनाता है। आज कोई भी लॉ पढ़ लो, उसमें लेजिस्लेचर होगा, प्रॉपर पनिशमेंट होगा, एक पर्सन है पर्टिकुलर, मतलब पता है कि हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कमेंट ऑफ या ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। बट आईसीजे ही अकेला है, इसका कोई हायरार्की मेंटेन नहीं होता है। पर इसे लॉ क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें ट्रीटीज है। ट्रीटीज का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर अग्रीमेंट, ट्रीटीज मीन्स अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट ये सब होते ही चीज लॉ बन जाता है। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ ट्रीटीज है, इसलिए इसे हम लोग लॉ कहते हैं। तो ये बेसिक चीज है। दूसरा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि इज इंटरनेशनल लॉ इज पॉजिटिव मोरालिटी? देखो, इसे मोरालिटी क्यों कहते हैं, क्यों, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है ऑस्टिन ने। मोरालिटी मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई हमारे यहाँ आया तो हम लोगों को उसे ग्रीट करना चाहिए, बैठने को कहना चाहिए, ये हमारा मॉरल कहता है कि हमें बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये सब हमारे मॉरल में है। बट अगर हम ये नहीं करते हैं तो देयर इज नो पनिशमेंट। मतलब हम लोगों को एक पनिशमेंट दे, लाइक वी आर नॉट बाउंड, हम लोग बाइंड एंड नॉट, क्यों लिखा है? ये रूल ऑफ मोरालिटी है, अप्लाइड टू कॉन्साइंस एंड नॉट बाइंडिंग। तो ये एक पॉजिटिव मोरालिटी है। मतलब हमारा कॉन्साइंस कहता है कि वो चीज करो, राइट और रॉन्ग, बट हम लोग किसी भी चीज को करने के लिए बाउंड नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। तो ऐसा ऑस्टिन ने कहा है। और फ्रेडरिक पोलॉक ने क्या कहा है कि ये ट्रीटीज है, इसलिए इसमें ट्रीटीज है, प्रेजेंस ऑफ ट्रीटीज है, इसलिए ये लॉ है। तो बेसिकली किसने क्या कहा है ये हमें नाम याद रखना है। ऑस्टिन ने कहा है पॉजिटिव मोरालिटी है। फ्रेडरिक ने कहा है ये एक लॉ है क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ ट्रीटी है। तो इसके ऊपर दो केस स्टडी हुआ था। पहला साउदर्न वेस्ट अफ्रीका में 1966 में। इसमें कोर्ट ने क्लियर कहा था कि इंटरनेशनल लॉ मॉरल है। इफ इट कम्स विथ लीगैलिटी, प्योर मोरालिटी इज नॉट अ लॉ। तो इसमें यह बोलना चाहता है कि कोर्ट ने क्लियर यहाँ पे किया, कहा था इस केस में कि ये कोई, इसमें मोरालिटी है, प्योर पॉजिटिव मोरालिटी है, इसलिए ये कोई लॉ नहीं है। क्योंकि लॉ होता तो लीगैलिटी होता, हर चीज में एक लीगल इफेक्ट आ जाता कि तुमने ये इलीगल किया है, तुम्हारे लिए पनिशमेंट है, तुमने लीगल किया है, तुम रिलीज होते हो। इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। इसलिए इसे क्लियरली कहा गया है कि ये एक प्योर मोरालिटी है, कि डिसेंसी है, कॉन्साइंस है हमारा, हम लोग बाउंड नहीं है। और एक केस स्टडी आया था नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, ये भी 1966 में आया था, जिसने कोर्ट ने जिसमें कहा था, कोर्ट सेज मोरालिटी कैन इम्प्लीमेंट बट कैन नॉट इन्फोर्स। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ में एनफोर्समेंट नहीं है। एनफोर्समेंट नहीं है मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है सच बड़ा सा। कोई कंट्री अगर इसे ब्रेक करता है तो वैसा कोई पनिशमेंट नहीं है कि उसे जेल हो जाएगा, उसे
इतना ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मोरालिटी है तो इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, बट किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि तुमको मानना पड़ेगा। अब इसे दूसरा टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट मीन्स डेफिनेटली यहाँ कंट्री है, तो रिकॉग्निशन ऑफ कंट्री एंड गवर्नमेंट। तो इंटरनेशनल लॉ नॉट गवर्न्ड बाय इंटर मतलब नॉट गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पर कहीं पर भी इंटरनेशनल लॉ को गवर्न नहीं किया गया है। और यहाँ पे रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, व्हाई इट इज रिकॉग्निशन, लाइक व्हाट इज रिकॉग्निशन एंड व्हाई, मतलब रिकॉग्निशन का क्यों जरूरत है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है डिप्लोमैटिक। अब यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रिकॉग्निशन क्या है। तो थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के ऊपर दो थ्योरी दिया गया था, कंस्टिट्यूटिव और डिक्लेरेटरी। तो पहले ये नाम याद कर लेंगे कि रिकॉग्निशन के ऊपर दो थ्योरी था, कंस्टिट्यूटिव और डिक्लेरेटरी। कंस्टिट्यूटिव का थ्योरी दिया था ज्यूरिस्ट्स ने। कंस्टिट्यूटिव में ज्यूरिस्ट्स है, मतलब इसे किस किस पर्सन ने दिया था, हेगल ने, ओपेंटियम ने, होलैंड ने, ये सारे नाम को याद करना है कि इस पे किसने किसने दिया था। और डिक्लेरेटरी पे किसने किसने दिया था, हम लोग वो सब भी याद रखेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डेफिनेटली दो थ्योरी है तो दोनों डिफरेंट बात बोल रहा होगा। कंस्टिट्यूटिव में बोलता है कि रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर डिक्लेरेटरी बोलता है रिकॉग्निशन कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। अब रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, रिकॉग्निशन का मतलब है एक्सेप्टेंस। इंटरनेशनल लॉ को किसने किसने अपने खुद के कंट्री में एक्सेप्ट किया है। जैसे ये, जैसा कि अभी मैंने कहा, इंटरनेशनल लॉ एक मॉरल है, कंपलसरी चीज नहीं है, हमें बाउंड नहीं करता है कि मानना पड़ेगा। तो ये कंट्री अपने खुद डिसाइड करता है कि हमारे ऊपर हम लोग इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करें या ना करें। तो ये एक कंट्री चूज करता है। अगर वो मानता है कि हाँ मेरे को इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना है, तो वो ट्रीटी साइन करता है और पूरा पूरी इंटरनेशनल लॉ को खुद के कंट्री में अप्लाई करता है। अगर उसको लगता है कि हमें नहीं करना, हमें नहीं चाहिए ये, तो वो किसी ट्रीटी में नहीं घुसता है, वो कहीं पे साइन नहीं करता है, कुछ में नहीं घुसता है। तो कंस्टिट्यूटिव थ्योरी बोलता है कि एक कंट्री को इंटरनेशनल लॉ लेना चाहिए, रिकॉग्निशन लेना चाहिए। और डिक्लेरेटरी बोलता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, कोई जरूरत मतलब इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस यही है, किसने किसने कहा है नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि नेट है। दूसरा बात है मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। अब कितने तरीके से हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहला है डी फैक्टो, दूसरा है डी ज्योर। डी फैक्टो, डी ज्योर। डी फैक्टो का मतलब क्या है, बाय फैक्ट इटसेल्फ, मतलब ये सबसे पहला स्टेप है। इट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज बैड रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। अब क्या होता है, डी फैक्टो और डी ज्योर में एक ही डिफरेंस है, पहला मेजर डिफरेंस है कि डी फैक्टो एक बार अप्लाई हो गया तो ये हम हटा नहीं सकते। मतलब एक बार अगर हम किसी चीज को, इंटरनेशनल लॉ का किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिए, तो हम और उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर हम एक ट्रीटी साइन कर चुके हैं, इंटरनेशनल लॉ में घुस चुके हैं, तो हम लोग कोई रिवर्स बैक बटन नहीं दबा सकते, हम लोग को आगे बढ़ना हो। और दूसरा कहता है कि अगर एक बार हो गया है, वंस गिवन क्या, अच्छा सॉरी, डी फैक्टो क्या है, अगर एक बार हम लोग ले लिए फिर हम लोग को नहीं लेना है तो हम लोग बैकआउट कर सकते हैं। कैसे, सोचो हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है कि सोचो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन हुआ था कि हम लोग तुमको अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट देंगे। बट अब बहुत कुछ खराब हो गया हम लोग दोनों कंट्री के बीच में, तो हम लोग अब डिसाइड किए कि हम लोग नहीं देंगे। तो इस तरीके का चीज हम लोग हटा सकते हैं, तो ये डी फैक्टो होगा, वो जो रिकॉग्निशन होगा वो डी फैक्टो होगा। बट अगर हम लोग किसी को डी ज्योर दे दिए हैं, तो वो एलिमेंट रिमूव नहीं हो सकता, अगर एक बार दे दिए तो वो फाइनल है। तो याद रखना है कि डी फैक्टो once given can be removed but de jure once given cannot taken back। जो डी फैक्टो होता है वो कंडीशनल होता है,
कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन होता है इस रिकॉग्निशन में, पर डी ज्योर में कोई कंडीशन नहीं होता है। डिप्लोमैट्स कैन गो ईच अदर्स कंट्री। अगर किसी दो कंट्री के बीच में डी ज्योर रिकॉग्निशन है, मोड जो है वो डी ज्योर नेचर का है, तो वहां पे डिप्लोमैट्स, एक कंट्री का डिप्लोमैट्स दूसरे कंट्री में जा सकता है, बट डी फैक्टो में एक कंट्री का डिप्लोमैट्स दूसरा कंट्री नहीं जा सकता है। एक मेजर पॉइंट याद रखना है, डी फैक्टो बाय फैक्ट इटसेल्फ है, बट डी ज्योर बाय लॉ इटसेल्फ है। कोई भी चीज अगर लॉ में घुस जाता है तो वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बट अगर कोई चीज फैक्ट के बेसिस पे है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों मोड के बीच में। इस पे भी केस आया था, केस 1 है लूथर वर्सेस सैगोर का, 1921 का है। दे सेड देयर इज नथिंग एग्जिस्ट लाइक डी फैक्टो एंड डी ज्योर। इस केस में एक्चुअली बात उठा था कि ऐसा डी फैक्टो डी ज्योर बोलकर कुछ नहीं होता है। तो इसमें डिटेल में हम लोग को केस स्टडी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये नेट है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूछ सकता है कि ऐसा डी फैक्टो डी ज्योर एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा किस केस स्टडी में बोला गया है। चार ऑप्शन देगा, हम लोग लूथर वर्सेस सैगोर में टिक लगाएंगे। 1921 ईयर याद रखना है। केस 2 था मेंडी 1939 का, इट इज अ शिप फ्रॉम स्पेन। इसमें क्या हुआ था, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में शिप जा रहा था, इसके ऊपर इसमें केस था। इसमें क्या केस था, रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी था। मतलब एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, ये केस स्टडी में स्पेन और इंग्लैंड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ट्रीटी था कि तुम लोग हमारे कंट्री में घुस सकते हो शिप लेकर अपने कंट्री का, और अगर कुछ भी तरह का एक्टिविटी शिप से करना है तो तुम लोग कर सकते हो। तो इस केस के ऊपर ये ट्रीटी था, तो ये यहाँ पर ओवर होता है। अब आएगा रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी। अब रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी क्या है, ये विद्रोह मैंने हिंदी में लिखा है। यहाँ पर है कि इंसर्जेंसी में मतलब हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट कुछ कह रहा है बट मुझे वो सही नहीं लग रहा है, तो क्या सिर्फ मुझे सही नहीं लग रहा है से हो जाएगा? नहीं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ग्रुप ऑफ पीपल का सपोर्ट चाहिए। जैसे अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, कंट्री के ऊपर गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दिया है, बट मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, तो मैं अपने सपोर्ट में बहुत सारे लोगों को लाऊंगी। इसलिए इसके लिए कंसिडरेबल सपोर्ट चाहिए, मैं अकेले विद्रोह नहीं कर सकती, मैं अकेले इंसर्जेंसी नहीं ला सकती, मुझे सपोर्ट चाहिए एक ग्रुप ऑफ पीपल का। कंट्रोल ओवर कंसिडरेबल टेरिटरी, कंडीशंस है ये सारा, तो याद रखना है इसका कंडीशंस। कंट्रोल ओवर कंसिडरेबल टेरिटरी, मेरा खुद का कंट्री में मेरा कुछ कंट्रोल होना चाहिए, मेरे पास लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, एंड कैपेसिटी एंड विल टू कैरी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। और मैं जो भी करूंगी वो एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, एक इंटरनेशनल बाउंड्री में रहकर, मतलब मैंने लोगों को मारना शुरू कर दिया है क्योंकि मैं विद्रोह कर रही हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ, मैं लोगों को मारने लगूंगी, लोगों को पकड़ लूंगी, इम्प्रिजनमेंट दे दूंगी, मैं वैसे यहाँ पे इंसर्जेंसी नहीं ला सकती। मुझे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के अंदर रहकर करना होगा, मुझे जो भी करना है वो एक लीगल मॉरली राइट होना चाहिए, ये कंडीशन है इंसर्जेंसी का। तो इफेक्ट क्या है रिकॉग्निशन का, इफेक्ट ये होता है कि इंसर्जेंट्स नॉट ट्रीटेड एज पायरेट्स। पहला बात, इंसर्जेंट्स को पायरेट्स नहीं कहते। पायरेट्स कौन होते हैं, जो मतलब मॉरली चीजों को नहीं करते हैं, बट इंसर्जेंट्स कौन होते हैं, जो मॉरली चीजों को फॉलो करते हैं। रिबेल्स ट्रीटेड एज हॉस्टर जेनरस ह्यूमन, मतलब पब्लिक एनिमी। रिबेल्स हम लोग किसको कहते हैं, जो विद्रोह करते हैं, रिबेलियन होते हैं, उसे पब्लिक एनिमी कहते हैं। दे आर नॉट पब्लिक एनिमी, पर इंसर्जेंट्स पब्लिक एनिमी नहीं होते हैं। इंटरनेशनल वॉर रूल्स बिकेम एप्लीकेबल टू देम, तो इंटरनेशनल वॉर का कुछ रूल है, जैसे कि कहते हैं कि सनसेट के बाद नहीं करना चाहिए, पर जो टेररिस्ट होते हैं या गलत तरीके से अटैक करते हैं वो लोग रात में भी अटैक करते हैं, बट बेसिकली सनसेट के बाद अटैक नहीं करना चाहिए कहीं पर। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल वॉर का रूल है, तो इसे फॉलो करते हैं इंसर्जेंट्स, पर पब्लिक एनिमी नहीं करते। ठीक है,
तो यहाँ पे क्लियर क्या है, द टर्म इंटरनेशनल लॉ रेफर्ड टू एज लॉज ऑफ नेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बेंथम इन 1780. एवरी कंट्री इज रेफर्ड टू एज स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ में सभी कंट्री को हम लोग स्टेट बोलकर रेफर करते हैं. इंटरनेशनल लॉज आर अ सेट ऑफ रूल्स, अग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज दैट आर बाइंडिंग बिटवीन कंट्रीज. जो दो कंट्री को बाइंड कर देता है. अगर हम लोग रूल्स और अग्रीमेंट और ट्रीटमेंट में चले जाते हैं तो दो कंट्री बाउंड हो जाता है. Countries come together to make binding rules that they believe will benefit the citizens. दो कंट्री अपने मर्जी से आता है इस ट्रीटी में कि अपने अपने कंट्री के सिटीजन्स के बेनिफिट के बारे में सोचता है. It is an independent system of law existing outside the legal framework of a particular state. पर्टिकुलर स्टेट के लीगल फ्रेमवर्क के आउटसाइड है, मतलब इसका म्यूनिसिपल लॉ से किसी भी कंट्री का कोई लेना देना नहीं है. दोनों बिल्कुल सेपरेट होता है. तो नेचर क्या है इंटरनेशनल लॉ का? अर्लियर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनल लॉ वाज बेस्ड टोटली ऑन म्यूनिसिपल लॉ. जो ट्रेडिशनल था ना, उसमें इंटरनेशनल लॉ को म्यूनिसिपल लॉ के बेसिस पे बनाया गया था. And for the same reason was considered to be the law of nature. इसलिए इसको उस वक्त लॉ कंसीडर किया गया था क्योंकि ये म्यूनिसिपल लॉ के जैसा सिमिलर था. There was two distinct thoughts on this view. पर इसके ऊपर दो डिफरेंट थॉट्स दिया गया. जो पॉजिटिविस्ट से लोग थे, आर ऑफ द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज नो लॉ. वो लोग कहते थे, याद रहे कौन कहता है कि ये लॉ नहीं है? पॉजिटिविस्ट. पॉजिटिविस्ट लोग. तो वो लोग कहते थे कि ये कोई लॉ नहीं है एंड कंसिस्ट मेयरली ऑफ रूल्स ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी. वो लोग कहते थे कि इसमें सिर्फ कुछ रूल डाल दिया गया है कि हम लोग को कैसे मॉरली राइट और रॉन्ग होना चाहिए. एंड स्टेटेड दैट देयर कैन नॉट बी नो इंटरनेशनल लॉ. और इंटरनेशनल लॉ बोलकर कुछ नहीं होता. सिंस देयर इज नो इंटरनेशनल लेजिस्लेचर टू मेक इट, no international executive to enforce it, and no effective international judiciary to develop it or to resolve disputes. कुछ नहीं है इसमें. There is no superior authority to enforce the law. तुम्हें ये मानना पड़ेगा ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है. तो ये एक लोग थे जो लोग इसके अगेंस्ट थे और इसे अगेंस्ट नहीं थे, इसे मॉरल कहते थे. और दूसरे थे जो मॉडर्न ज्यूरिस्ट थे, वो कहते थे कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी. ये सिर्फ कुछ पॉजिटिव मोरालिटी नहीं है, बट इट इज एज मच अ लीगल सिस्टम. ये एक लीगल सिस्टम है एज एनी अदर म्यूनिसिपल लीगल सिस्टम. जैसे म्यूनिसिपल लॉ है वैसे ही ये भी एक लॉ है. The international law is considered law by the international communities. इसे हम लॉ मानते, मतलब अगर दो कंट्री अगर इसे लॉ मानता है तभी वो साइन करता है. अगर कोई वैल्यू है ही नहीं तो फिर दो कंट्री जब आपस में अग्रीमेंट करता है तो कैसे वो लीगल बन जाता है? जैसे इसके ऊपर बहुत सारे केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे. The above mentioned schools of law have different views due to difference of views in the definition of the word law. एक्चुअली लॉ का बहुत सारा डेफिनेशन है, जिसमें कुछ डेफिनेशन की वजह से ये लॉ है, कुछ डेफिनेशंस की वजह से ये लॉ नहीं है. तो डू यू अग्री विद द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज मेयरली अ पॉजिटिव मोरालिटी? ऑस्टिन सेड दैट इंटरनेशनल लॉ cannot be called law proper in the true sense. ऑस्टिन बोला था कि ये नहीं है लॉ, because it has neither sovereign legislative authority to enact law nor there is an adequate sanction behind it. इसके लिए कुछ भी सैंक्शन नहीं होता है, कोई बिल पास नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. There is no enforcement agency which can enforce it as a body of rules. जो मैंने कहा था, कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है कि इसे इन्फोर्स करेगा. The rules are called morality. तो वो रूल सिर्फ क्या बन जाता है? The rules are called international law are in fact the rules of positive morality. International law is a code of conduct with moral force and nothing more. It applies to कौन सा इंसान? ये सिर्फ मेरे ऊपर है हम चाहते हैं या नहीं. According to Pollock,
याद रहे, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक पोलॉक, द only essential conditions for the existence of law are the existence of a political community and the recognition by its member of settled rules binding upon them in that capacity. पोलॉक ने कहा कि लॉ का सिंपली मतलब क्या है, जहां पर पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, पॉलिटिकल कम्युनिटी आ जाए और उसे हम लोगों के कंट्री का मेंबर्स और दूसरे कंट्री के मेंबर्स उसे आपस में हम लोग बाइंड हो जाए। लॉ ही है जो दो लोगों को बाउंड करता है। जैसे कि अगर तुमने मुझे फीस दिया है तो मैं बाउंड हूँ कि मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, अगर कोई क्लास मिस हो रहा है तो वो मुझे देना पड़ेगा। तो ये हम लोग बाउंड है। जैसे ही हम बाउंड हो गए हैं वैसे ही ये लॉ बन गया है। तो ये वाले डेफिनेशन में ये सेट बैठ रहा है, इसलिए लॉ है। इंटरनेशनल लॉ सीम ऑन द होल टू सेटिस्फाई दीज कंडीशन, और मेन अगर बाइंडिंग है तो वो चीज लॉ है। फिर जो वहां पर अभी मैंने पढ़ाया डी फैक्टो और डी जियोर रिकॉग्निशन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, तो रिकॉग्निशन इज द फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट बाय अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट को जब एक्नॉलेज कर देते हैं, मतलब हम लोग जब ये बात मान लेते हैं तभी वो रिकॉग्निशन बन जाता है। Every state has to have some essential features called attributes of statehood. हर कंट्री का अपना कुछ attributes होता है, कैरेक्टर होता है, हर कंट्री का अपना कुछ फीचर होता है। States are considered as the principal person in international law. The recognition of a state is a political act of a state. Recognition क्या है? एक कंट्री अपने मर्जी से पॉलिटिकल एक्ट करता है, मतलब खुद घुसता है। तो दो तरीके का रिकॉग्निशन का क्या मतलब, डी फैक्टो क्या है, दिस इज अ प्रोविजन एंड नॉट अ परमानेंट वन। ये सिर्फ एक प्रोविजन है, परमानेंट नेचर का नहीं है। दैट इज इट कैन बी विथड्रॉन बाय अदर स्टेट एट एनी टाइम। हम कभी भी बोल सकते हैं पाकिस्तान को और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम ऐसा किसी भी टाइम बोल सकते हैं अगर हम डी फैक्टो रिकॉग्निशन दिए थे। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। याद रहे ये फर्स्ट स्टेप है। It is only by fact and not legal. Mere de facto recognition is not sufficient to